We are now starting with the chapter Receivable Management. This is in fact not a new chapter. This is an extension of the existing chapter that was Working Capital Management. Receivable का मतलब होता है डेटर, डेटर मैनेजमेंट. अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे थे कि डेटर को अगर 20 दिन के लिए मैनेज करना है तो हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. डेटर अगर हमारा 30 दिनों के लिए रहता है, ठीक है, अगर मेरे डेटर की होल्डिंग पीरियड कितनी है 30 डेज है, डेटर कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज, तो डेटर में कितने पैसे ब्लॉक होते हैं. ठीक है, अब यहां रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम लोग ये प्लान करेंगे कि डेटर की जो कलेक्शन पीरियड होती है वो हमें कितनी रखनी चाहिए. वो हमें 20 दिन रखनी चाहिए, 30 दिन रखनी चाहिए, 40 दिन रखनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे. जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये डिसाइड करके आपको क्वेश्चन बताता था कि डेटर की जो कलेक्शन पीरियड होगी वो कितनी होगी 40 डेज, 50 डेज. तो ये चीज कैसे डिटरमिन किया जाता है, अब यहां पे ये सीखने वाले हैं कि रिसीवेबल हमें कितने दिनों में कलेक्ट कर लेना चाहिए. 10 दिनों में कलेक्ट करें, 20 दिनों में कलेक्ट करें, 30 दिनों में कलेक्ट करें, कैसे करें. आप बताइए रिसीवेबल हमें जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना चाहिए या देर से कलेक्ट करना चाहिए. अगर जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेना चाहिए तो हर जगह रिसीवेबल मैनेजमेंट या रिसीवेबल की कलेक्शन पीरियड जो होती है वो क्या होती, कम होती. आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि हमें रिसीवेबल को जल्दी कलेक्ट कर लेना चाहिए. जल्दी कलेक्ट करने के अगर फायदे हैं तो पता है नुकसान भी है. अगर हम अपने रिसीवेबल को 5 दिन में कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर में छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे हमको 5 दिन का उधार नहीं चाहिए, हमको तो 50 दिन का उधार चाहिए जो बगल वाला क्या करता है, सप्लायर देता है. ठीक है, तो आपको बहुत सारी फैक्टर्स को कंसीडर करना है और ये डिसाइड करना है कि रिसीवेबल की कलेक्शन पीरियड क्या होनी चाहिए. अगर हर कोई एक ही आंसर कर दे तो पता है इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं हो रही है. क्या मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि जो आप डिसाइड करते हो वही हम भी डिसाइड करते हैं? नहीं. अगर आप भी डिसाइड करते हो वही चीज और हम भी डिसाइड करते हैं वही चीज तो वो डिसीजन ही नहीं था. ठीक है, डिसीजन निश्चित है पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफर करता है और सर्कमस्टांसेस पे निर्भर करता है. ठीक है, तो हम लोग हर तरीके की सिचुएशन को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और डिसाइड करेंगे कि हमें रिसीवेबल का होल्डिंग पीरियड क्या रखना चाहिए. हमें डेटा से पैसे जल्दी कलेक्ट करने चाहिए, देर से कलेक्ट करने चाहिए या फिर कैसे करने चाहिए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट. The objective of every business is to earn more and more profit. हर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है. To achieve this objective and to maximize sale, a firm may resort to credit sales. This credit sale gives rise to receivable. रिसीवेबल लंबे समय के लिए रखें, छोटे समय के लिए रखें, ये बात तो बाद में आएगी. उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसीवेबल रखें ही क्यों, क्या जरूरत है डेटर मैनेज करने की, क्या हम अपना बिजनेस बिना डेटर के नहीं चला सकते. तो बात यह है कि हर बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है. प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा सेल करनी पड़ेगी और ज्यादा सेल करने के लिए लोग क्या करते हैं, उधार बेचना शुरू कर देते हैं. और ये उधार बेचने की वजह से ही हमारे पास क्या आ जाता है, रिसीवेबल. तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव समझा. व्हाई डू वी मैनेज डेटर्स, हम डेटर मैनेज ही क्यों करते हैं. क्या हम अपने बिजनेस को बिना डेटर के भी रख सकते थे? हाँ, रख सकते थे. आपका प्रॉफिट अधिक कमाने का लालच आपसे अधिक सेल करने को कहता है और अधिक सेल करने के लिए हम कहां पहुंच जाते हैं, क्रेडिट सेल में पहुंच जाते हैं और यहीं से रिसीवेबल आ जाता है. ठीक है, रिसीवेबल मैनेज करने के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है. ठीक है, रिसीवेबल अगर आप मैनेज कर रहे हो, आपके पास डेटर्स हैं तो उसकी वजह से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है. ठीक है, फायदे क्या है, अगर मेरे पास डेटर है तो क्या फायदा है हमको, यही जो बात अभी कर चुके हैं.
हम ज्यादा कमा रहे होंगे। अगर मेरे पास डेटर है इसका मतलब हमने सेल किया है, ठीक है, और हमने सेल किया है तो हमने कमाया है, इस डेटर की वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया फायदा। अब बात करते हैं नुकसान की। अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है? सबसे पहला बैड डेप्ट। उधार में माल बेच रहे होंगे तो बहुत सारे लोग तो हमें पैसे ही नहीं दे रहे होंगे, बैड डेप्ट का नुकसान होता होगा। और मेरा पैसा डेटर में फंसा हुआ है, मेरा पैसा वर्किंग कैपिटल में डेटर में फंसा हुआ है, जिस पैसे को हम कहीं ना कहीं से मैनेज किए थे और उस पर हम क्या पे कर रहे होंगे? इंटरेस्ट। और अगर हमने कहीं से पैसे मैनेज नहीं भी कर रखे थे, अपने पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, तो भी वो पैसा जो हम डेटर में लगा रखे थे वो अब कोई आइडल फंड तो है नहीं। हम जो डेटर में पैसा लगा रखे थे, क्या उस पैसे को हम कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते थे कि नहीं? कमा सकते थे। तो अगर डेटर में पैसा फंसा हुआ है तो हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट आप लूज कर रहे हो वो कैसा इंटरेस्ट है? या तो वो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, और या तो फिर वो इंटरेस्ट है जो हम कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो डेटर में आपका पैसा फंसा है तो आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट के लॉस का मतलब क्या होता है? हमने पैसा मार्केट से बोरो किया है फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसपे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और या फिर अगर अपना पैसा धंधे में लगा रखा है तो जो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, रिटर्न आ सकता था, उस पैसे को हमने डेटर में ब्लॉक करके वो इंटरेस्ट हम नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। और बताइए, और बताइए, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अगर आप माल उधार में बेच देते हो तो सारे डेटर क्या आपको समय पे पैसा पहुंचा जाते हैं? नहीं, हमें 2 आदमी पीछे पीछे लगाने पड़ते हैं, समय समय पे जाएंगे, तगादा करते रहेंगे और कलेक्शन करेंगे, ठीक है। उधार बेच देने पे आपके कलेक्शन के खर्चे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और बताइए, अकाउंटिंग के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जरा सोच के देखिए, अगर हम कैश सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है? 1 लाख रुपए की एक कैश सेल करिए, एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। हो गई एंट्री कंप्लीट? यस, हो गई। यही 1 लाख रुपए का माल उधार में बेचिए, एंट्री बताइए। डेटर डेबिट टू सेल 1 लाख रुपया। अब डेटर से पैसे आएंगे, मान लीजिए अभी 10,000 आया है, तो फिर क्या होगा? एंट्री कैश डेबिट टू डेटर 10,000, फिर वो 10,000 दिया, फिर एंट्री करिए कैश डेबिट टू डेटर 10,000, और वो 10,000 करके 10 बार में पेमेंट दिया, ठीक है। टोटल एंट्री सेल के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई? 11। एक सेल की एंट्री मारे, 10 बार कलेक्शन की एंट्री मारे, 11 एंट्री हो गई। जरा सोच के देखिए कि अगर एक कंपनी जो कैश सेल करती है उसको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, तो क्रेडिट सेल करने वाली कंपनी को कितने अकाउंटेंट की जरूरत है? 11 अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का बर्डन जितना बढ़ जाएगा उतने अकाउंटेंट भी चाहिए कि नहीं आपकी कंपनी में? बिल्कुल चाहिए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं उन कंपनीज के रिस्पेक्ट में जिनके पास 10,000 डेटर्स हैं, ठीक है। जिनके पास 10,000 डेटर्स है तो वो एक अकाउंटेंट कोई ना रखा हुआ है, उसकी नंबर ऑफ एंट्रीज जितने टाइम इंक्रीज होंगे उतने अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। तो आप अगर उधार में माल बेचते हो तो आपके अकाउंटिंग के खर्चे भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम लोग ने सीखा। अगर हम माल उधार में बेचते हैं तो इससे कुछ फायदा भी होता है। फायदा क्या है? प्रॉफिट अधिक आएगा। एक तरफ फायदा, प्रॉफिट अधिक आएगा। नुकसान गिना उनको, बैड डेप्ट होगा, और बोलिए कलेक्शन में खर्चा लगेगा, और बोलिए अकाउंटिंग में खर्चा लगेगा। पैसे जो हमारे ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं डेटर में, उस पे इंटरेस्ट का हमें लॉस होगा। इतना सारा घाटा होता है तो एक फायदा होता है कि हमें कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि डेटर के मैनेज करने से आपका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, वो इन खर्चों के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हम कहते हैं माल उधार बेचेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको यह समझ में आता है कि आपने अगर क्रेडिट पीरियड इंक्रीज किया है तो माल तो ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, इससे प्रॉफिट भी मेरा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? अधिक बढ़ रहे हैं। तो आप कहते हो हम लोग इतना उधार नहीं बेचेंगे, ठीक है ये बात। तो हम लोग क्या करेंगे? हर क्रेडिट पीरियड को एनालाइज करेंगे कि कितने क्रेडिट पीरियड पे मेरी प्रॉफिट कितने से बढ़ती है और कितने मेरे खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड व्हेनेवर विल फाइंड कि मेरा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो मेरे खर्चों के कंपैरिजन में अधिक है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये क्रेडिट पीरियड मेरे लिए सूटेड है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हम एक क्रेडिट पीरियड बढ़ा भी दे रहे हैं, हमने कर दिया 90 दिन, लेकिन हम देख रहे हैं कि 90 दिन कर देने से सेल में जो इंक्रीमेंट आई है और उसमें जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कम है, और खर्चे 90 दिन अगर हम क्रेडिट पे माल दे रहे हैं तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि अगर हम कलेक्शन पॉलिसी अपनी स्ट्रिक्ट रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, तो बैड डेट भी कम होता है।
आज हम माल देंगे उधार में और हफ्ते भर में कलेक्शन कर लेंगे तो बैड डेट कम होगा। अगर यही हम 90 दिन के लिए उधार दे देते हैं तो पता है बैड डेट भी ज्यादा हो जाता है। हम जितने लीनियंट होंगे उतना ही मेरा कस्टमर क्या करेगा, बैड डेट भी करेगा। ठीक है, हम जितनी जल्दी जल्दी पैसे अपने निकाल लेंगे उतना कम मेरा बैड डेट होता है। ठीक है, तो जितने आप लीनियंट होगे आपकी सेल तो उतनी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। आप कहोगे हम 2 महीने के लिए उधार देंगे, 6 महीने के लिए उधार देंगे, सेल बढ़ते जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जितने लीनियंट होते जाओगे सेल तो बढ़ाओगे, लेकिन बाकी के खर्चे आपके क्या होंगे, पैरेलली बढ़ते जाएंगे। तो यू नीड टू एनालाइज कि आपके खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आपके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रही है। अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा बैड डेट हो रहा है, होने दो। अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ जा रहा है उससे तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्रेडिट पीरियड बढ़ा देंगे। क्लियर है? तो हम अब लिखने जा रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या हमें लॉसेस होते हैं अगर हम रिसीवेबल को मैनेज करते हैं तो। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेने होंगे। लिखिए पहले बेनिफिट ऑफ मैनेजिंग रिसीवेबल। बेनिफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज्ड सेल यूनिट। लिखवा रहे हैं आपको कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज सेल यूनिट, जबकि जब बोल रहे थे तो कुछ दूसरी बात बोल रहे थे। हम कह रहे थे ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, हमने बोलते समय प्रॉफिट की बात की और अब यहां कंट्रीब्यूशन क्यों लिख रहे हैं इस बात को समझने जा रहे हैं। इस समय मेरा क्रेडिट पीरियड मान लीजिए 1 महीना है। ठीक है, जब हम कितनी यूनिट सेल कर देते हैं, 1000 यूनिट। अगर हम अपने क्रेडिट पीरियड को 1 महीने की बजाय 2 महीना कर दें तो क्या मेरी सेल बढ़ जाएगी? बताइए नॉर्मली क्या होता होगा मार्केट में। अभी हम 1 महीने का उधार देते हैं, हमने एक सबको अनाउंस कर दिया हम 2 महीने का उधार देंगे, सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल। बहुत सारे कस्टमर जो मेरे पास नहीं आते थे वो आएंगे क्योंकि अब हम 1 महीने की जगह 2 महीने का उधार देते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर हम 2 महीने का उधार देंगे तो हम 1000 यूनिट की जगह 1200 यूनिट बेच पाएंगे। कुछ मेरे पास और कस्टमर भी आ जाएंगे। ठीक है, और उनकी वजह से हम 200 यूनिट और बेच पाएंगे। तो 200 यूनिट पे हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं वो क्या है, रिसीवेबल अधिक मैनेज करने का फायदा। 200 यूनिट पे हम जितना कमा रहे हैं वो अधिक रिसीवेबल मैनेज करने का फायदा है। ठीक है, तो देखिए हम 200 यूनिट पे कितना अधिक कमा रहे हैं, सेल। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस 10 रुपए थी तो पहले सेल कितनी थी, 10,000। अब सेल कितनी है, 12,000। लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। इस माल को बनाने का वेरिएबल खर्चा था मान लीजिए 7 रुपए। ठीक है, तो पहले वेरिएबल खर्चा कितना आता था, 7,000। अब कितना आता होगा, 8400। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो इसी को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। सेल में से वेरिएबल खर्चे सिर्फ घटाते हैं तो वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन, और जब इसमें से फिक्स खर्चे भी हम घटा देते हैं तो इसे कहा जाता है प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज 3000 और ये कितना है कंट्रीब्यूशन, 3600। जब हम 1 महीने का उधार देते थे तो उस समय मेरे कंपनी का जो फिक्स खर्चा था, यानी मेरा रेंटल, मेरे मैनेजर की सैलरी, ये सब मिला के पता है कितनी थी, मान लो 2000 रुपया। अब ये बताइए हम 2 महीने का उधार देना शुरू कर दिए, मेरे फिक्स खर्चे कितने हो जाएंगे, हाँ वो तो वही रहेंगे 2000 रुपया। ये सारा हम कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं, ये जो हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो पर एनम बेसिस पे कर रहे हैं, साल भर की कंप्यूटेशन। ठीक है, कि पिछले साल जब 1-1 महीने का उधार देते थे तो 1000 यूनिट सेल कर पाते थे। अब हमने प्लान किया कि अगर हम 2-2 महीने का उधार देंगे तो हम साल भर में कितना माल बेच पाएंगे, 1200 यूनिट। ठीक है, मेरे जो फिक्स खर्चे हैं, रेंटल वगैरह है, मैनेजर की सैलरी है, ये हम कितना क्रेडिट पीरियड रखते हैं इस पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। प्रॉफिट पहले मेरा 1000 था और अब प्रॉफिट कितना है, 1600। अब छोड़ दीजिए हमने आपको ये लिखवाया क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज सेल यूनिट। आप हमको ये बताइए
1 महीने से क्रेडिट पीरियड 2 महीना कर देने पे कितने रुपए का फायदा है आपको? 600 रुपया। ठीक है, 1 महीने के क्रेडिट पीरियड को 2 महीना कर देने से 600 रुपए की हमें ज्यादा कमाई हो रही है। ठीक है, बेसिकली जितना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, उतना ही पता है क्या इंक्रीज होता है? कंट्रीब्यूशन। चेक करके देख लीजिए, ये भी 600 है तो पता है ये भी कितना है? 600 ही है। आ रही है बात सबको समझ में? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपकी सेल क्रेडिट पीरियड के इंक्रीज करने से बढ़े तो आपको प्रॉफिट निकालने तक की जरूरत क्या है, ये तो यहीं पे पता चल जाएगा। तो हमको क्या चीज देख लेना चाहिए? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ा होगा उतना ही क्या बढ़ा होगा? प्रॉफिट। फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से मेरी सेल बढ़ती है तो हमें फायदा क्या है? जितना प्रॉफिट बढ़ा है फायदा वही है, लेकिन प्रॉफिट उतना ही बढ़ता है जितना क्या चीज बढ़ता है? कंट्रीब्यूशन। इसलिए आप कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ा है उसको भी फायदा बोल सकते हैं। क्लियर है बात? प्रॉफिट तो एक स्टेप बाद आएगा ना, एक स्टेप पहले ही आपको क्या मिल गया है? कंट्रीब्यूशन। तो व्हाई शुड वी गो टू प्रॉफिट? यहां तक पहुंचने की जरूरत क्या है कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन हम कहां तक का कर लें? बस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 600 रुपए आपने कमाया है अधिक उधार देके, 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज है। और ये 600 रुपए निकालने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज सेल यूनिट। ठीक है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 1 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना? 3 रुपया। 10 रुपए का बेचते हैं, 7 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 3 रुपया। इंक्रीज सेल यूनिट कितनी? इंक्रीज सेल यूनिट कितनी? 200। ठीक है, जितनी यूनिट आपकी इंक्रीज हुई है सेल, उसमें सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज्ड सेल यूनिट कितना हो गया? देखिए 200 इंटू 3 600। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये भी करने की क्या जरूरत है? यहां तक भी करने की। कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है बस ये देख लीजिए, 200 यूनिट, और 1 यूनिट में कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है? 3 रुपया। कैलकुलेशन ये करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम आपसे कहेंगे कि बताइए उधार दिए हो, सेल बढ़ गई है, कितना फायदा कमाए हो, तो क्या करिएगा? 2 चीज निकालिएगा। क्या क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इंक्रीज्ड सेल यूनिट, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही फायदा बढ़ा है। क्या आप ये काम करेंगे तो भी वही बात आएगी कि नहीं? वही आएगी। हम बस कैलकुलेशन का तरीका सिखा रहे हैं, पर्पस मेरा यही निकालना है, प्रॉफिट कितना बढ़ा है, लेकिन ये निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है ये। ठीक है ये बात? तो अधिक माल अगर उधार में बेचेंगे हम तो हमें कुछ फायदा होगा, एंड दैट फायदा इज इंक्रीज्ड सेल यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हेडिंग दीजिए, लॉसेस ऑफ मैनेजिंग रिसीवेबल। रिसीवेबल मैनेज करने से अगर सिर्फ फायदा ही हो रहा होता ना तो हर कोई रिसीवेबल मैनेज ज्यादा से ज्यादा करता, हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पीरियड कर देते। लेकिन रिसीवेबल मैनेज करने से लॉसेस भी हो जाते हैं, तो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को कंपेयर करना पड़ता है कि प्रॉफिट अधिक है कि लॉसेस अधिक है। प्रॉफिट अधिक होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट पीरियड बढ़ाते जाएंगे, और अगर लॉसेस अधिक होने लग जाए तो क्रेडिट पीरियड क्या करेंगे? नीचे करते जाएंगे। और वही देखते हुए हम क्या करते हैं? एक क्रेडिट पीरियड पे स्टिक हो जाते हैं कि हमारा क्रेडिट पीरियड इतना रहेगा। जो आपको कहां मिलता था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्वेश्चन में दिया होता था कि रिसीवेबल हम लोग मैनेज करते हैं कितने पीरियड के लिए? फॉर 1 मंथ। तो पता है उन्होंने कैसे डिसाइड किया था? जो अब सीख रहे हैं ये करके उन्होंने डिसाइड किया था। क्लियर है बात सबको? तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग इंटायर वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे। रिसीवेबल मैनेजमेंट में अब क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि रिसीवेबल अगर मैनेज करना चाहिए तो कितने पीरियड के लिए मैनेज करना चाहिए। ठीक है, लॉसेस ऑफ मैनेजिंग रिसीवेबल। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर, दो चीजें हैं, एक है वर्ड कॉस्ट और दूसरा है फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। फंड ब्लॉक्ड इन डेटर का मतलब होता है डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है। डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है क्या ये निकालने आपको आता है?
हाँ, ये तो निकालने आता है। आप निकालते हो कैश कॉस्ट ऑफ सेल इनटू क्रेडिट पीरियड, ठीक है। आप निकालते थे कैश कॉस्ट ऑफ सेल। अगर हम कहते थे डेटर का क्रेडिट पीरियड कितना है, 1 महीने, तो आप कर देते थे कैश कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 1/12, ठीक है। तो फंड ब्लॉक्ड इन डेटर का मतलब होता है डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है, आपका डेटर हर समय कितना रुपए का होता है, ठीक है। तो फंड ब्लॉक्ड इन डेटर निकालने हमको आता है। पहले इतनी बात कर लेते हैं, फंड ब्लॉक्ड इन डेटर इज इक्वल टू कैश कॉस्ट ऑफ सेल। डू आई नीड टू रिपीट व्हाट इज कैश कॉस्ट ऑफ सेल? कैश कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? सेल में से क्या क्या एडजस्टमेंट करें बताइए? सेल में से प्रॉफिट घटा दीजिए और डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। कहां का? फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। यू विल गेट कैश कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और अगर आपको दूसरे रास्ते से निकालना है तो भी तरीका है निकालने का। फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ो, लेकिन हर जगह डेप्रिसिएशन मत जोड़ो, ठीक है। यू विल गेट कैश कॉस्ट ऑफ सेल इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय कितना? 365। अगर क्रेडिट पीरियड डेज में है, मंथ में है तो 12, और अगर ये ऊपर वीक्स में है तो 52। तो ये तीनों में से कोई एक रहेगा डिनोमिनेटर में, या तो 365 या तो 12 या तो 52, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर क्रेडिट पीरियड आपने कैसा लिखा है, ठीक है। दिस कुड बी, इसी ऑर्डर में लिख देते हैं। ये अगर डेज में है तो ये 365 ऑब्लिक, मंथ में है तो 12 ऑब्लिक, वीक्स में है तो 52, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट, इस पे कितना हमको पे करना पड़ता है। जो पैसा मेरा डेटर में ब्लॉक्ड है उस पे जितना हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कॉस्ट? इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या? ये होता है कि हम जो पैसा डेटर में फंसा रखे हैं उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वही इंटरेस्ट। अगर मेरा अपना पैसा डेटर में लगा हुआ है तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? वो इंटरेस्ट जो हम उस पैसे को कहीं और लगा के कमा सकते थे, ठीक है। तो कॉस्ट विल सिग्निफाई टू काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। इट कुड बी ईदर द इंटरेस्ट विच इज बीइंग पेड ऑन द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और दिस कुड बी इंटरेस्ट which could have been earned if the fund was invested elsewhere, ठीक है। अब आप हमको ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि मेरी कैश कॉस्ट ऑफ सेल है 12 लाख रुपया और मेरा क्रेडिट पीरियड है 1 महीने का, यानी 1/12, 1 लाख रुपए का मेरा डेटर है। क्रेडिट पीरियड 1 महीने का मतलब हम डेटर से पैसा कब ले लेते हैं? 1 महीने बाद ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा डेटर कितने का होता है ऑन एन एवरेज? 1 लाख रुपया का। आपसे जानना ये चाहते हैं कि 1 लाख रुपया मेरा कितने पीरियड के लिए फंसा रहता है? हाँ, कितने पीरियड के लिए फंसा रहता है? 1 महीने के लिए, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अरे जब तक धंधा करोगे 1 लाख रुपया फंसा रहेगा आपका। एक बात समझिए, डेटर मेरा 1 महीने पे हमको पैसा देता है तो फिर माल ले लेता है कि नहीं 1 लाख रुपया का? फिर ले लेता है। आप ये थोड़ी ना कहोगे डेटर को 1 लाख रुपए का आप माल दिए, 1 महीने बाद पैसा दिया, बात खत्म हो जाती, धंधा ही खत्म हो जाता, तो पैसा 1 महीने के लिए फंसा था। 1 महीने बाद वो आपको 1 लाख रुपया देगा, फिर आप उसको कितना दे दोगे? 1 लाख रुपए का माल उधार दे दोगे। आपका पैसा परमानेंटली कितना फंसा हुआ है? 1 लाख रुपया। सबको बात समझ में आ रही है? अगर हम ये कहते हैं कि डेटर को हम उधार देते हैं 3 महीने का, अब बताइए पैसा 3 महीने का उधार देते हैं, वो 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख रुपया कितने पीरियड के लिए फंसा है? परमानेंट फंसा है। बात समझ में आ रही है? 3 महीने बाद वो 3 लाख रुपया देगा, फिर 3 लाख रुपया का माल ले लेगा, ठीक है। तो क्रेडिट पीरियड कितना है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी फंड ब्लॉक्ड इन डेटर आता है ये परमानेंट फंड ब्लॉक्ड इन डेटर है, ठीक है। लेकिन हम जो कंप्यूटेशन करते हैं वो एनुअलाइज्ड बेसिस पे करते हैं, 1 साल का फायदा वर्सेस 1 साल का नुकसान। ये जो हम बेनिफिट की बात भी कर रहे हैं ये कितने पीरियड पे निकाल रहे हैं? 1 साल पे। तो यहां जो घाटे या खर्चे भी हम निकालेंगे वो भी कितने पीरियड का होगा? 1 साल का। अगर 1 साल का ही होगा तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मल्टीप्लाई करें? 1 साल का जितना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? 12%। चाहे उधार 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 10 महीने के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा तो कब तक के लिए फंसा है? परमानेंट फंसा है। और सिंस हम कैलकुलेशन साल भर पे कर रहे हैं इस बेनिफिट और लॉसेस की, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? साल भर का जितना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ फंड
blocked in debtor is equal to fund blocked in debtor into फंड ब्लॉक्ड इन डेटर इनटू, बोलिए इंटरेस्ट रेट कौन सा, पर एनम। हमने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए किया और पर एनम बकायदा लिख दिया, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बात के लिए इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं सर जब डेटर 1 महीने का था, 1 महीने के लिए डेटर ने उधार लिया तो आपका इंटरेस्ट भी तो 1 ही महीने के लिए लगा ना, लेकिन वो पैसा 1 महीने के लिए थोड़ी ना फंसा, वो तो पैसा परमानेंटली फंस गया है। और सिंस हम कैलकुलेशन साल भर की कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट कितने का लगा रहे हैं, साल भर का। हमको साल भर के खर्चे देखने हैं, साल भर के बेनिफिट्स देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट कि कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर, ये नुकसान। बेनिफिट क्या था, बस एक ही चीज था बेनिफिट, बस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन नुकसान बड़े सारे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन में 2 चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेब्ट और दूसरा कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल। रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल का मतलब क्या कहना चाहते हैं, अकाउंटिंग की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम ये बताएंगे कि जब हम माल उधार बेचते हैं तो 5 आदमी लगाने पड़ते हैं जिनकी एनुअल सैलरी 20-20 हजार रुपए है, तो बताइए खर्चा कितना हो गया, 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपया। अगर हम आपसे कहेंगे कि जब हम उधार बेचते हैं ना तो हमको 2 अकाउंटेंट लगाने पड़ते हैं, 30-30 हजार रुपए साल की सैलरी है, बताइए कितना खर्चा हो गया, 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपया। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसकी कभी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये तो हमेशा क्या होगा, कैलकुलेटेड फिगर होगा, क्योंकि ये तो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो जितने खर्चे इसकी वजह से बढ़ेंगे, इसकी वजह से बढ़ेंगे, दैट यू नीड टू कंसिडर, यू नीड नॉट कैलकुलेट दिस फिगर्स, ठीक है। ये फिगर तो हमें एस्टिमेट के बेसिस पे मिल जाएगी। आपको बस अंदाज लगाना है कि कलेक्शन करने में कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब हम कितनी पेमेंट वगैरह करेंगे कलेक्ट कराने वाले पर्सन से, और कितना हमें अकाउंटिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटर विल नेवर पे। कुछ डेटर कुछ पैसे देंगे ही नहीं, और जो नहीं देंगे वही बैड डेब्ट है हमारा। कॉस्ट ऑफ बैड डेब्ट shall be taken at sale value। लिख लीजिए और भूल जाइए, लिख लीजिए इस लाइन को और भूल जाइए। पहले एक दूसरी बात आपसे कर रहे हैं, उसे आंसर कीजिए। एक डेटर मेरा हमें 5 यूनिट के पैसे नहीं देता, एक डेटर को हम 100 यूनिट बेचते हैं और हमें वो 95 यूनिट के पैसे दे देता है, 5 यूनिट के पैसे नहीं देता है, ठीक है। 5 यूनिट हमने जो उसे बेचा था, पता है, वो तो हमने 10 रुपए के रेट से लगाया था उसको, तो 5 यूनिट का यानी वो हमको कितना नहीं देता है, 50 रुपए। लेकिन उस 5 यूनिट को बनाने में मेरा खर्चा पता है कितना लगा था, 7 रुपए पर यूनिट, यानी मेरा खर्चा कितना था, 35 रुपया। हम कहना ये चाहते हैं सेल हुई थी 50 में, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, कैश कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, 35 रुपया।
आपसे यह समझना है हमको कि अगर वो 50 रुपए हमें नहीं देता है तो नुकसान कितने का होता है, 50 रुपए का कि 35 रुपए का। देखिए कुछ गंदे बच्चे ये पढ़ लेंगे, ये हमको मालूम है, कुछ गंदे बच्चे इस बात को पढ़ लेंगे और पढ़ के अपने आंसर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम गलत लिखवाए हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए उस लाइन को। आपका जो दिल कहता है वो बात करिए हमसे, दिमाग लगाने का काम मेरा है, ठीक है, आपका काम सिर्फ दिल लगाने का है। ठीक है, आंसर कीजिए। आई हैव सोल्ड सर्टेन यूनिट्स टू अ डेटर, जो सेल वैल्यू है दैट इज ₹50 एंड डेटर इज नॉट टर्निंग अप टू मेक द पेमेंट। ठीक है, 50 रुपए की हमने सेल की है, लेकिन उसके लिए मेरा खर्चा सिर्फ कितना लगा है पता है, 35 रुपए। 15 रुपए की मेरी प्रॉफिट मार्जिन थी उस पर। 35 रुपए के माल को 50 रुपए का बेचे, वो हमें 50 रुपए नहीं दिया। जानना चाहते हैं नुकसान कितना हो गया, 35 रुपए का हो गया कि 50 रुपए का हो गया? हाँ, नुकसान कितने का, 35, 50? चलिए कितने लोग कह रहे हैं 35 रुपए का नुकसान, हाथ उठा के दिखाएं। कितने लोग कह रहे हैं 50 रुपए का नुकसान? आप नीचे कर लीजिए। नुकसान 35 रुपए का ही हुआ है, नुकसान 35 रुपए का ही हुआ है। अगर 35 रुपए हमने लगाया और हमने उस माल को 50 रुपए में बेचा और वो पैसे अगर नहीं आए तो 50 का नुकसान थोड़ी ना हो गया। 35 रुपए जो आपने लगाया था वही नुकसान हुआ है आपको। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया है कि द कॉस्ट ऑफ बैड डेट शैल बी टेकन एट सेल वैल्यू, आप 50 रुपए का नुकसान क्यों मान रहे हैं? ठीक है, आइए बात समझते हैं। देखिए, जब हम अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाए थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कहा था कि 200 यूनिट मेरी सेल अधिक हो गई। ठीक है, जब 200 यूनिट मेरी सेल अधिक हो गई थी तो हमने पता है क्या किया था, 200 इंटू, उसी एग्जांपल को लीजिए, उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 3 रुपया, और हमने कहा 600 रुपए का मेरा फायदा बढ़ गया। ठीक है, आपने फायदे में कितना कंसीडर कर लिया, आपने जैसे ही 200 यूनिट की सेल की एक्सपेक्टेशन की, आपने कहा 200 यूनिट हम ज्यादा बेच देंगे, तो आपने कहा 600 रुपए का फायदा आ जाएगा। ठीक है, अब जो 200 यूनिट आपने बेच दिया है, बैड डेट अगर हो रहा है तो इसी में से कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पैसे नहीं आ रहे, अब उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए 200 यूनिट में से 10 यूनिट का पैसा आपके पास नहीं आता है। ठीक है, तो पता है 10 यूनिट का अगर मेरे पास पैसा नहीं आता है तो इस 10 यूनिट की वजह से हमने कितना लगाया था, 7 रुपया लगाया था, तो हमें उस 7 रुपया का नुकसान हुआ, प्लस 3 रुपया का प्रॉफिट उस 10 यूनिट का भी ऑलरेडी यहां कंसीडर हो चुका है कि नहीं? ये आपने पता है सेल यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है, यहां पे आपने ये नहीं किया है सेल यूनिट माइनस बैड डेट वाली यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने सेल यूनिट का 3 रुपया प्रॉफिट कह दिया। बताइए वो 10 यूनिट जिसपे आपका 7 रुपया का खर्चा लगा है वो नहीं आया, और 3 रुपया का प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कर लियो जो आपको नहीं आएगा, वो 3 रुपया का प्रॉफिट भी नुकसान में जोड़ेंगे कि नहीं? जोड़ेंगे। तो अब ये 7 और 3 मिला के 10 रुपया हो जाएगा, किसके बराबर हो गया? ये सेलिंग प्राइस के बराबर। और इसलिए हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ बैड डेट शैल बी टेकन एट सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू पे लिया जाएगा। क्या नुकसान हमारा सेल वैल्यू जितना होता है? नहीं, नुकसान तो उतना होता है जितना आपने अपनी जेब से लगाया है, लेकिन जितना आपने अपनी जेब से लगाया है वो हमारा नुकसान है, प्लस 3 रुपया का बेनिफिट जो आपने ऑलरेडी बेनिफिट में जोड़ रखा है, वो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, तो उस बेनिफिट को कम करना है। बेनिफिट कम करने का दूसरा रास्ता क्या होता है? कॉस्ट में बढ़ा दीजिए। इसलिए हमने नुकसान में 3 रुपया और बढ़ा दिया। सबको बात समझ में आई? फिर से आंसर कीजिए। हमने लिखा है बैड डेट शैल बी टेकन एट सेल वैल्यू। क्या इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारा 500 रुपए का हमने सेल किया, ठीक है, जिसके लिए लागत कितनी लगाए थे? 400 रुपया, और वो 500 रुपए नहीं आया तो नुकसान कितना हुआ? 500 रुपया नहीं, 400 रुपया ही नुकसान हुआ। लेकिन वो 100 रुपया का प्रॉफिट जो उस पर नहीं आया वो ऑलरेडी पता है कहां पे इंक्लूडेड है? बेनिफिट्स में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपने कहा था इतनी यूनिट हम माल बेचेंगे अधिक, और उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कहां दिखा रखे हो? बेनिफिट में। तो जो बेनिफिट आप दिखा रखे हो 100 रुपया का, वो भी तो नहीं आएगा। तो वो क्या 100 रुपया वो भी लॉसेस में जोड़ना है कि नहीं? बिल्कुल जोड़ना है। ठीक है बात। तो जब बैड डेट होता है तो हम 2 चीजें बोलते हैं। हम क्या क्या बोलते हैं? हम कहते हैं बैड डेट हो गया, पता है हम ऐसे बोलेंगे, जब बैड डेट हो जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे 400 रुपया का लागत लगा के माल बेचे थे, वो 400 रुपया मेरा लेके बैठ गया। और फिर कहेंगे 100 रुपया का तो हम सोचे थे उससे प्रॉफिट भी आएगा, वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर रखे थे, वो भी तो नहीं आएगा, वो भी 100 रुपया नुकसान। और कुल मिला के अगर हमने लागत और प्रॉफिट दोनों को नुकसान बना लिया तो पता है कितना हो गया? वो सेल वैल्यू के बराबर।
ठीक है। 3 रुपया क्या था कंट्रीब्यूशन और 7 रुपया क्या था मेरा वेरिएबल कॉस्ट। 7 रुपया मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो हमने लगाई है, 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों जोड़ दोगे क्या बन जाएगा सेल प्राइस। ठीक है, तो हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ बैड डेट शैल बी टेकन एट सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब यहां पे हम क्यों सेल वैल्यू ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सोन इन बेनिफिट। अब देखिए कुछ बच्चे सेल वैल्यू बोल रहे थे कि हमें नुकसान हो जाता है, उन बच्चों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन जिससे वो बच्चे भी ये बात कहें कि हमें जितना पैसा लगाते हैं वही नुकसान होता है। ठीक है, हमने साल भर में क्या किया था पता है, 10 लाख रुपए का खर्चा लगाया। ठीक है, और बना के माल एक दूसरे पर्सन को बेच दिया 15 लाख रुपए में। ठीक है, और उसने हमें कुछ नहीं दिया। पीएल बनाइए, पीएल बनाइए। 10 लाख रुपए का खर्चा लगाए, माल कितने में बेचे 15 लाख रुपए में, डेटर ने हमें कुछ नहीं दिया। प्रॉफिट लॉस बनाइए, कितने का लॉस हो रहा है 10 लाख रुपए का कि 15 लाख रुपए का। देखिए पीएल मेरा यहां पे 2 एक्सपेंसेस कितना 10, सेल कितना 15, बैड डेट कितना इधर बोलो 15। ठीक है, लॉस कितना बोलो 10 लाख। हम आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बैड डेट कितना चार्ज हो रहा है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर बैड डेट होता है तो कितने रुपए का नुकसान होता है। अगर 10 लाख रुपए के माल को 15 लाख रुपए में बेचते हो और वो 15 लाख रुपए नहीं आता है तो उसकी वजह से लॉस कितना दिखाई देता है 10 लाख रुपए का। सबको दिख रहा है, अरे 15 लाख रुपए का माल बेचे 15 लाख रुपए आया ही नहीं, ये खत्म हो गई, ये बात तो खत्म हो गई ना। एक तरफ लिखेंगे बाई सेल 15 लाख रुपए, इधर की तरफ क्या लिखेंगे टू बैड डेट 15 लाख रुपए, काम खत्म हो गया। 10 लाख रुपए का खर्चा लगाया, 10 लाख रुपए लॉस दिखाई देगा पीएल में। तो हम यहां पे जब आपसे कहना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ बैड डेट, तो व्हाट डू आई मीन टू से, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लॉसेस कितने हैं, लॉसेस कितने हैं बिकॉज ऑफ बैड डेट। ठीक है, एंड लॉसेस बिकॉज ऑफ बैड डेट इज कॉस्ट ऑफ सेल एंड नॉट सेल। ठीक है, लॉसेस बिकॉज ऑफ बैड डेट इज कॉस्ट ऑफ सेल नॉट सेल, बट हम उसको लेते सेल है। रीजन बीइंग कि जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो पहले ही रिकॉग्नाइज हो चुका है इंक्रीमेंटल सेल पे। क्लियर है सबको? वैसे तो ये बात बड़ी आसान हो सकती थी, आपसे हमने पूछा कि बताओ नुकसान कितना है, 35 रुपया नुकसान है या 50 रुपया, 35 के माल को 50 में बेचे, आपने बोला 50 रुपया, तो बात तो खत्म हो ही गई थी। वैसे तो 50 रुपया आप लेके सॉल्व करते तो आंसर आता कि नहीं, बिल्कुल आता। ठीक है, तो यू मस्ट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टेकिंग ऑफ ₹50 वैल्यू। 35 वेरिएबल कॉस्ट का लिया है और 15 रुपए कंट्रीब्यूशन का लिया है जो ऑलरेडी बेनिफिट में इंक्लूड हो चुका है। हाँ बोलो। अकाउंटिंग की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्यों जानना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, हम बता रहे हैं अकाउंटिंग के खर्चे जो मेरे हैं वो हम ये कहना चाहते हैं कितना बढ़ेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर इन अकाउंटिंग। अभी तक जब कैश सेल कर रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास 2 अकाउंटेंट थे, 2 अकाउंटेंट की सैलरी कितनी 1 लाख रुपए पर अकाउंटेंट, तो 2 लाख रुपए लगता था। ठीक है, वो फिक्स्ड ही है 2 लाख रुपया। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल कर दोगे तो आपकी इंट्रीज बहुत बढ़ जाएंगी और इस वजह से नंबर ऑफ अकाउंटेंट बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ अकाउंटेंट बढ़ने की वजह से अब 3 अकाउंटेंट हो गए, इसलिए सैलरी कितनी हो गई है 3 लाख। ठीक है, तो ये खर्चा जो है ये तो फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, लेकिन इसकी वजह से कितने खर्चे बदल रहे हैं। एक सेकेंड, क्या फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है? आपने इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी, कोई रिपीट करेगा मेरे लिए? इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी इस बात के लिए, क्या फिक्स्ड खर्चा हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं। क्या लाइन पढ़ी है इकोनॉमिक्स में इसके लिए? लॉन्ग टर्म में हर खर्चा पता है क्या होता है? वेरिएबल। अरे कितना भी खर्चा फिक्स्ड हो वो कभी ना कभी तो बदलेगा ही बदलेगा।
ठीक है, एक बात बताइए, मेरा रेंटल का खर्चा फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है, लेकिन अगर हमें इससे बड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है, मेरा बिजनेस इस स्पेस में नहीं हो पा रहा है, तो मेरा खर्चा वेरिएबल हो जाएगा कि नहीं? अरे बदल जाएगा मेरा खर्चा। हम बड़ी जगह लेने जाएंगे, निश्चित है ये रेंटल भी क्या होगा? बदल जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? तो लॉन्ग रन में तो हर खर्चा वेरिएबल होना है। जिस खर्चे को आप फिक्स कह रहे हो, क्या वो कभी भी चेंज नहीं होता? अरे चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे तो चेंज होगा। फिक्स खर्चा कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है? जब तक आपका जो बिजनेस है वो उसी होराइजन में चल रहा है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस के होराइजन को चेंज कर लिया पूरी तरीके से, तो हर खर्चे बदलेंगे। क्लियर है बात सबको? और कुछ? तो आपको एक तरफ सारे खर्चे करने, एक तरफ बेनिफिट करना है, और दोनों को कंपेयर करके अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। Look at question number 1. Question number 1 है, company has prepared the following projection for a year. ठीक है, sale is 21,000 unit, selling price per unit is 40, variable cost per unit is 25, total cost per unit is 35. variable cost 25 है और total cost 35 है, इसका मतलब होता है 10 rupees is fixed cost per unit. ठीक है, credit period allowed is 1 month. Thereafter, the company proposes to increase the credit period allowed to its customer from 1 month to 2 month. कंपनी ऐसा सोच रही है कि क्या हम क्रेडिट पीरियड को 1 महीने से 2 महीने कर दें। इसका मतलब फिलहाल क्रेडिट पीरियड कितना चल रहा है? 1 महीना। अभी 1 महीना चल रहा है और कंपनी प्लान किसके लिए कर रही है? 2 महीने के लिए। तो हमें अगर क्रेडिट पीरियड 1 महीने से 2 महीने हो जाए तो क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या लॉसेस होंगे, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लेना होगा। ठीक है, और फिर उसकी कंपैरिजन कर देनी होगी। It is invoices that, invoices का मतलब होता है estimated. It is invoices that change in policy as above will increase the sale by 8%. अगर आप 1 महीने की जगह 2 महीना कर दोगे क्रेडिट पीरियड, तो सेल 8% से बढ़ जाएगी। तो 21,000 यूनिट था, 21,000 का 8% कर लीजिए, इतनी यूनिट सेल आपकी बढ़ जाएगी। The company desires a return of 25% on its investment. कहता है कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट पे 25% का रिटर्न चाहिए। What do you mean by investment? इन्वेस्टमेंट का मतलब से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। ठीक है, क्रेडिट सेल की अगर बात हो रही है तो क्या पैसा लगाओगे, क्या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होगी? फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। जो पैसा आपने डेटर में ब्लॉक किया है वही पैसा आपने क्या किया? रिसीवेबल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर रिसीवेबल्स। ठीक है, अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर रिसीवेबल्स का मतलब फंड ब्लॉक्ड इन डेटर। ठीक है, क्या एक बात बताइए, कंपनी का फंड ब्लॉक्ड इन डेटर पहले भी था जब 1 महीना उधार दे रही थी कि था ही नहीं? अरे था। तो फंड ब्लॉक्ड इन डेटर अभी भी होगा। ठीक है, लेकिन फंड ब्लॉक्ड इन डेटर अब क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। अगर 1 महीने का उधार देते हैं तो फंड ब्लॉक्ड इन डेटर कम होता है, 2 महीने का उधार देंगे तो फंड ब्लॉक्ड इन डेटर बढ़ जाएगा। जितना फंड ब्लॉक्ड इन डेटर बढ़ जा रहा है 1 महीने की जगह 2 महीना उधार देने पे, कंपनी को उस पे कितना रिटर्न चाहिए? 25%। आ रही है बात समझ में? अगर कोई कंपनी ये कहे कि हमें 25% का रिटर्न चाहिए, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? कंपनी की जो कैपिटल की कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है, वो पता है कितनी है? 25%। अगर हम ये कहते हैं देखो हमको तो 10% चाहिए, पता है ये कहने का मतलब क्या होता है? हमको 10% देना है, अगर इतना नहीं मिलेगा तो कैसे धंधा चलेगा? बात समझ में आई? तो कंपनी की, या तो आप ये कह लीजिए कंपनी को 25% चाहिए, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी जो पैसे लेके आ रही है उस पे उसे कितना पे करना पड़ता है? 25%। ठीक है,
अब एक बात बताइए, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा हो वो 25% से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, जितना पैसा एडिशनली ब्लॉक हो रहा है डेटर में उसके 25% से ज्यादा फायदा होना चाहिए। You are required to examine and advise whether the proposed rate policy should be implemented or not। आपको बताना है कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए, हमको एक तरफ फायदे गिनाइए, एक तरफ नुकसान गिनाइए। फायदे बताइए क्या है। जो सेल आप इंक्रीज कर रहे हो उस पर प्रॉफिट बढ़ेगा, निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बात जब करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जो हम सेल इंक्रीज करेंगे उस पर प्रॉफिट बढ़ेगा। निकालने का तरीका क्या है, इंक्रीमेंटल सेल यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, नुकसान बताइए क्या क्या होगा। नुकसान बताइए, बेड डेप्ट दिया है क्या, यहां दिया ही नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेप्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल नहीं, तो क्या दिया है, फंड ब्लॉक्ड इन डेटर पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो आपको ये एक नुकसान है, एक फायदा है, ठीक है। एक नुकसान एक फायदा, बस इनकी कंपैरिजन चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल नुकसान है, फायदा एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, existing policy, sale unit is equal to 21,000 units। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 21,000 इंटू कितना 25, कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट बता दीजिए। फिक्स कॉस्ट 21,000 इंटू 10 कितना, 2,10,000। इतना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, इतना फिक्स कॉस्ट लगेगा, दोनों जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को ही क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन जो हम फंड ब्लॉक्ड इन डेटा बनाते हैं वो कैश कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं या सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं, कैश कॉस्ट ऑफ सेल से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम कैश कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं और डेप्रिसिएशन अलग से प्रोवाइडेड नहीं होता है तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, जो भी खर्चा दिया है उसमें डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूडेड नहीं है, यही मान के चलते हैं। इसलिए आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कहोगे ये टोटल खर्चा है लेकिन अदर देन क्या है, डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिसिएशन अलग से प्रोवाइडेड ना हो आप तुरंत मान लोगे ये खर्चा अदर देन डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को ही हम कहते हैं कैश कॉस्ट ऑफ सेल, कोई बच्चा भूलेगा नहीं इस बात को, ठीक है। दिस बिकम 7,35,000। हम यहां लिख दें कैश कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इससे हमें डेटर बनाना हो, इससे अगर हमें फंड ब्लॉक्ड इन डेटर बनाना हो तो हम कैश कॉस्ट ऑफ सेल से फंड ब्लॉक्ड इन डेटर बनाते हैं या कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल से फंड ब्लॉक्ड इन डेटर बनाते हैं, क्रेडिट सेल से। अब क्रेडिट सेल कितनी है क्वेश्चन में दिया है क्या कहीं, नहीं, तो क्या मान ले, पूरा ही क्रेडिट सेल है, यही करते हैं। अगर नहीं दिया रहता है कि 80% 90% क्रेडिट सेल है तो जितना है सब क्रेडिट सेल ही मानते हैं, ठीक है। तो अभी कंपनी 1 महीने उधार पे माल बेचती थी, हमने क्या मान लिया, जितना बेचती थी सभी 1 महीने उधार पे रहता था, उसमें 1 रुपया भी नगद नहीं होता था, सारा 1 महीने के उधार पे था, ठीक है। अब जब कंपनी ये कह रही है कि हम 1 महीने से 2 महीने के उधार पे बेचेंगे तो पता हम क्या मानने जा रहे हैं कि जितना माल बेचेगी सब किस पे बेचेगी, 2 महीने उधार पे, ठीक है। बनाइए से फंड ब्लॉक्ड इन डेटर 7,35,000 इंटू कितना है अभी 1 महीना ना, इंटू 1/12 61,250। ₹61,250 मेरा डेटर में फंसा रहता है, ठीक है, हमेशा फंसा रहता है
हाँ, हमेशा 61,250 रुपया डेटर में लगा रहता है हमेशा मेरा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जब हमको 7,35,000 टोटल कॉस्ट ही निकालनी थी, तो हमने सीधे 21,000 इंटू 35 क्यों नहीं किया, जबकि क्वेश्चन में 35 रुपीज लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट। हमने क्यों नहीं 35 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 25 अलग और 10 अलग किए हैं? वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमको ये बताना है, अगर सेल 21,000 की जगह 22,000 भी हो जाए, सेल 21,000 की 8% बढ़ेगा ही ना, वो कुछ भी हो जाए, अगर वो 21,000 से 22,000 हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी, 22,000 इंटू 25, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, वो तो 2,10,000 रहेगी। अगर ये फिक्स कॉस्ट अलग से हम ना लिखे होते तो 22,000 की सेल पे भी आप क्या करते, 22,000 इंटू 35 कर देते, वो नहीं करना है, 22,000 इंटू 25 करना है, और ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। प्रपोज्ड पॉलिसी, इंक्रीमेंटल सेल यूनिट बताइएगा, 21,000 का क्या परसेंट, 8%, 1680, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इतना सेल होने से 1680 यूनिट अधिक बिक जाने से कितना और कमा लोगे तुम, 1680 इंटू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल इज 40 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 25, 40 माइनस 25, ये क्या आया है 40 माइनस 25 करके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, $25,200। आप इनकम स्टेटमेंट बना के भी चेक कर लेना, प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा पता है वो कितना आएगा, यही आएगा 25,200। आप दो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लो, एक बना लो प्रॉफिट स्टेटमेंट कितने पे, 21,000 यूनिट पे, और दूसरा प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लो 22,680 यूनिट पे, ठीक है। दो इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, और जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का वो कितना होगा, हमेशा इतना ही आएगा 25,200, ठीक है। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 22,680 पे 25 रुपया, और फिक्स कॉस्ट अगेन कितनी रहेगी, 2,10,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ये कितना है, अच्छा कर दिया 1000, ठीक है। फंड ब्लॉक्ड इन डेटर निकालिए, इससे डेटर में कितना पैसा फंसेगा मेरा, 7,77,000, ये साल भर की सेल की कॉस्ट है, और 2 महीने के लिए मेरा पैसा फंस जाएगा, पहले मेरा पैसा लगा हुआ था 61,250, और अब कितना लगा हुआ है 1,29,500। कितना अधिक पैसा आपको लगाना पड़ा, 1 महीने से 2 महीना करने के लिए कितना अधिक पैसा लगाना पड़ा, इंक्रीमेंटल फंड ब्लॉक्ड इन डेटर, बस इंक्रीमेंटल फंड की बात हो रही है ना भाई, जितना पैसा हम अधिक और लगाएं डेटर पे उस पे हमको 25% चाहिए, ठीक है, क्योंकि 61,250 तो पहले भी लगा था, और अब अगर 1,29,500 लग रहा है तो ज्यादा कितना लगा है, 1,29,500 माइनस 61,250 कितना, 68,250, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने 68,250 रुपए अपने और फंसाए और अपने और लगाए, और ये लगा के कितने कमाए, 25,200, ठीक है। हमें कितना मिला, 68,250 रुपए लगा के आप साल भर में 25,200 रुपए और कमा लेते हो, तो देख लो परसेंटेज रिटर्न कितना है, परसेंटेज रिटर्न ये हो गया 25,200 डिवाइडेड बाई 68,250, क्या परसेंट है ये,
36.92%। कितना चाहिए था आपको? 25%। आपको 36.92% मिल रहा है। क्या किया जाए? 1 महीने से 2 महीना कर दें क्रेडिट पॉलिसी? कर दीजिए। रिटर्न ऑब्टेन्ड इज मोर देन डिजायर्ड रिटर्न। So, credit policy should be revised to 2 month। इसलिए आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज कीजिए, 2 महीना कर दीजिए। ठीक है यहां तक? अच्छा, एक बात देखिए यहां पे, फायदे के नाम पे बस एक ही चीज थी 25,200, और हमेशा यही रहती भी है। ठीक है, लेकिन नुकसान और क्या क्या हो सकता था आपको? अकाउंटिंग के खर्चे हो सकते थे, और कलेक्शन के खर्चे हो सकते थे, बैड डेप्ट हो सकता था। जब बड़े सारे खर्चे होते ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ता? आपको खर्चे की अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, और ये परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे हमने यहां पे क्या किया, 68,200 रुपए 50 रुपए का फंड ब्लॉक हुआ। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, 68,250 रुपए पे 25,200 कितना रिटर्न है ये निकाल लिया। अगर बहुत सारे खर्चे होते मेरे तो हम क्या करते, हम 68,250 का 25% कहते इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद बाकी और कितने खर्चे हैं उसकी जोड़ लगाते, और उसको कंपेयर कर देते किससे, पता है, 25,200 से। ठीक है, लेकिन अगर बाकी खर्चे ना दिया हो, सिर्फ इंक्रीमेंटल फंड इन डेटर दिया हो, तो आप परसेंटेज निकाल सकते थे। इसके साथ साथ अगर कोई भी और खर्चा दिया हुआ है तो आप ये परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, हम वो अल्टरनेटिव कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कि अगर इस खर्चे के साथ और खर्चे होते तो कैलकुलेशन कैसे बदल जाता। ठीक है, लिखिए अल्टरनेटिवली कितने पोर्शन के लिए अल्टरनेटिव कैलकुलेशन करा रहे हैं ये भी बता दें, बस इतने पोर्शन के लिए, यहां तक तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, ये जो इतना जो परसेंटेज कैलकुलेशन किए हैं उसके बाद रिजल्ट लिखे हैं, इसकी जगह हम क्या कर रहे होते अगर मेरे पास और भी खर्चे होते। Alternatively, cost of fund blocked in debtor, this is 68,250 इंटू इतना डेटर में पैसा और फंसा, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी इंटू 25%, 17,062। अब 17,062 में और जितनी और कॉस्ट लगती, जैसे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल, बैड डेप्ट, ये सब जोड़ देते इसमें 17,062 में। ठीक है, और अगर मान लीजिए पहले भी बैड डेप्ट होता था और अब भी बैड डेप्ट हो रहा है, तो जितना डिफरेंशियल बैड डेप्ट है बस उतना ऐड करते। जैसे 1 महीने का उधार देते थे तो 500 रुपया डूबता था, और 2 महीने का उधार देने से 800 रुपया डूबने लग गया, तो कितना जोड़ते फिर बैड डेप्ट का खर्चा 300 रुपया। भाई उसकी वजह से तो 300 और हो रहा है ना। ठीक है, तो सारे खर्चे हम यहां जोड़ देते, और जोड़ने के बाद अब इसकी कंपैरिजन किससे होती, 25,200 से। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे, सिंस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर, so the firm will get net benefit of कितने रुपए का नेट बेनिफिट हो जाएगा, 25,200 माइनस 17,062 इज इक्वल टू 8,100
38, इतने रुपए का नेट बेनिफिट हो गया। तो क्रेडिट पीरियड 2 महीना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। सो क्रेडिट पीरियड शुड बी मेड ऑफ 2 मंथ। आप ऐसे आंसर लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करना था? ऐसे करना था या ऐसे करना था? जैसे चाहे जैसे कर लो, यहां तो दोनों ही कर सकते हैं। आप इसका 25% कॉस्ट निकाल दो और उसके बाद बेनिफिट से कंपेयर कर दो। ठीक है, नेट बेनिफिट ज्यादा है तो आप कहिए कि ठीक है एक्सेप्ट करेंगे, लॉसेज ज्यादा है कह दीजिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट कंपलसरी हो जाएगा वहां पे जहां पे आपके पास खर्चे एक से अधिक है, वहां तो ये कंपलसरी हो जाएगा। अगर सिर्फ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर वाली बात आए, उसके इंटरेस्ट कॉस्ट की बात आए, बस एक ही खर्चे की बात करें, तो आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो ये कहीं कहीं वर्क करेगा, ये जो काम हमने किया है ये कहीं कहीं वर्क करेगा, लेकिन ये हर जगह वर्क करेगा कि नहीं? वर्क करेगा। जहां पे आप ये काम कर रहे हो वहां पे भी ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में, जब लगेगा तो ऐसे करेंगे, जब लगेगा तो ऐसे करेंगे, और अगर आप कहोगे तो हर जगह हम लोग अल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में होगा।